एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये वो पकड़ लेगा और इस पे क्वेश्चन आना ही आना है 110%। देखो जो आर्टिकल आया है द हिंदू में, इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश एरिया जो है उस रीजन्स में देखो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल है ये एक प्रोग्राम है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, पेट्रोल है ये, ठीक है, इसको जो हम इंपोर्ट करते हैं तो इसकी डिपेंडेंसी को एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल जो है ये कम करता है। ठीक है, हम पेट्रोल में इसको ऐड कर देते हैं तो हमें एनर्जी उतनी मिलती है पर पेट्रोल कम लगता है। ठीक है, तो इससे हमारी फ्यूल पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। दूसरा, ये कार्बन इमिशन को कम करता है और ये फार्मर्स की इनकम को जनरेट करता है और इंक्रीज़ करता है। लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में इसके अगेंस्ट में हाई लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्योंकि और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी सामने निकल के आ रहे हैं। देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2001 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल को ब्लेंड कर दो जिससे कि फ्यूल का जो इम्पोर्ट है और पोल्यूशन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो टारगेट पहले हमारा था 2030 तक का कि हम 20% पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे 20% तक। ठीक है, 2030 में तक का ये टारगेट था, पर हमारा अचीवमेंट इतना अच्छा था कि 2020 में ही हमने इसको अचीव मतलब पास में आ गए और 2024 में हमने 15% एथेनॉल को ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब 5% बचा तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब 5% बचा है, कहाँ हम 30 तक जाएंगे, तो उसने उसको शॉर्ट करके 2025 में करने का 20% करने का निर्णय ले लिया। तो जो हम इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं वो शुगर केन है। ठीक है, जो हम एथेनॉल में यूज़ करते हैं मेजॉरिटी शुगर केन और जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं राइस, वीट, कॉर्न, ठीक है, ये सब हम उसमें ऐड करते हैं जो अनईटेबल होते हैं और पॉइजनस होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी में ये काम करता है, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ करता है और ग्रीन फ्यूल का प्रमोशन करता है। देखो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे करता है कि इंडिया की जो क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, इंडिया एक ऑयल कंट्री तो है नहीं, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, ये ईरान, इराक, ये सारे ऑयल कंट्रीज़ है ना, तो इंडिया इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिया की जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है उसको कम होगी और इंडिया में 85% क्रूड ऑयल बाहर से आता है जो फॉरेन एक्सचेंज पर भी प्रेशर डालता है और हमारी जो हाँ, और वैसे भी हम एक्सपोर्ट वाले कम हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट में हमारा सबसे ज़्यादा पेट्रोल ही आता है, मतलब क्रूड ऑयल ही आता है। तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट ने काम किया, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल वाला प्रोग्राम लेके आए और ये कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करता है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस पे भी कार्बन एमिशन में भी को ये डिक्रीज़ करता है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग क्या है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है उसका एमिशन 30 to 50% तक कम हो सकता है। ठीक, अब फार्मर की इनकम सॉरी, जो ब्रोकन राइस में शुगर केन, वीट जैसे जो क्रॉप्स हैं ये अब
ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, ठीक है, वो जानवर भी नहीं खा सकता। और कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन में, जिससे कि फार्मर्स की को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। ग्रीन फ्यूल का प्रमोशन भी होगा क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को ये सपोर्ट करेगा, और हमारा जो टारगेट है नेट ज़ीरो का 2070 तक का, उसको अचीव करने में ये हमारी हेल्प करेगा। पर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस सबसे बड़े ये है कि वाटर क्राइसिस हो रहा है, मतलब ये हाई वाटर कंजम्पशन है। एक एथेनॉल मतलब एक एथेनॉल प्लांट है, जो 1 लीटर अगर एथेनॉल बनाना है तो उसके लिए 8 से 12 लीटर पानी कंज्यूम हो जाएगा। तो सोचो, मतलब 8 to 12 लीटर वाटर, और वैसे भी वाटर का इतना क्राइसिस चल रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और ये जो रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं, कृष्णा गोदावरी जैसी जो रिवर्स हैं, इनमें तो वैसे भी अभी उतना एग्रीकल्चर के लिए भी पानी को लेके डिस्प्यूट है स्टेट स्टेट में कि पानी कम हो रहा है, तो इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब किसानों को पानी नहीं मिलेगा और हाउस होल्ड वर्क्स और लोकल लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में क्या है कि केमिकल एमिशन, देखो, एथेनॉल प्लांट्स जो हैं, ये एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एक्रोलीन जैसे हैजार्डस केमिकल सब्सटेंस ये रिलीज़ करता है, जो कि ये जो सब्सटेंस हैं ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अब? ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस में इनका मेंशन नहीं है, जबकि ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, पर गवर्नमेंट एनवायरमेंटल जो सीपीसीबी की जो ब्रांच है, वहाँ पे जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है, उसमें इस चीज़ का जिक्र ही नहीं आता है कि ऐसा भी कुछ है। फार्मर्स एंड लोकल्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। आंध्र प्रदेश में जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो फैक्ट्रीज़ ग्राउंड वाटर का इलीगल यूज़ कर रही हैं, और ये एग्रीकल्चर को हाईली इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब राइपेरियन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। रिवर्स और कैनाल्स का जो पानी इस फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ना कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी लूप होल्स हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। एथेनॉल प्लांट्स जो एक रेड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, रेड कलर खुद ही एक डेंजर का साइन बताता है, तो वो रेड कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पोल्यूशन का स्कोर जो है वो 60+ है। पब्लिक हियरिंग्स होती ही नहीं है, उसको ही हटा दिया गया है, जिससे कि जल्दी अप्रूवल मिल जाए, जो ट्रांसपेरेंसी की और अकाउंटेबिलिटी की एकदम अगेंस्ट है, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर। तो जो रियल एग्जाम्पल आ रहा है सामने और प्रोटेस्ट है आंध्र प्रदेश विलेजेस में, गंडेपल्ली, अरुगोलानु और गुम्मा लाल डोडी, यहाँ के जो लोग हैं, जो इन विलेजेस के लोग हैं और फार्मर्स हैं, एथेनॉल फैक्ट्रीज़ के अगेंस्ट कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका वाटर सप्लाई हाईली इम्पैक्ट हो रहा है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फेलियर दिख रहा है। 2008 से क्या हुआ कि गंडेपल्ली की एक फैक्ट्री पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं फॉलो कर रही थी, पर फिर भी 2022 तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। पर अगर वहीं पर कोई गरीब इंसान होता, तो या कोई वीकर सेक्शन होता, तो उस पर हाईली तुरंत गाज गिर जाती सिस्टम की। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ये जो एरिया हैं, यहाँ पर हाई एथेनॉल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स एथेनॉल प्रोडक्शन का मेजर शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स उठ रहे हैं, बहुत उठ रहे हैं।
एनवायरमेंटल क्लियरेंस की समस्या तो है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, फार्मर्स को भी परेशानी बहुत हो रही है। वाटर इंटेंसिव एथेनॉल फैक्ट्रीज से पानी की कमी हो रही है, ठीक है, और उससे क्या करें कि खेती पर और चीज़ों पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। फार्मर्स को क्या डर है कि ये प्रोग्राम उनके वाटर रिसोर्सेस और एग्रीकल्चर को ख़त्म कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और देखना, नीति आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है उसमें क्या कहा है कि 20% ब्लेंडिंग जो है एथेनॉल की, वो उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 30 to 50%, 50% तक इन्होंने बताया ना, कम होता है। पर साइंटिस्ट कह रहे हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाने का प्रोसेस ही इतना पोल्यूटिंग है भाई साहब कि इसका जो नेट इन्वायरमेंटल बेनिफिट है वो ज़ीरो है आपका, ऐसा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इन्होंने सॉल्यूशन दिए हैं, जैसे कि सॉल्यूशन में आप वाटर कंजर्वेशन रूल्स लेके आओ, जो जैसे एथेनॉल फैक्ट्रीज़ हैं, एथेनॉल फैक्ट्रीज़ को रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रीटेड जो सीवेज वाटर है वो यूज़ करें वो लोग, ठीक है। और ग्राउंड वाटर जो यूसेज है उस पे रिस्ट्रिक्शन, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगा देना चाहिए, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी रीजन्स हैं। आंध्र प्रदेश वाटर स्कैरसिटी वाला रीज़न है, वहाँ पे तो कम्प्लीटली लगाना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स में रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना चाहिए और ये कंपलसरी होना चाहिए जिससे कि हार्मफुल गैसेस डिटेक्ट कर सकें, और ये पब्लिकली होना चाहिए जिससे पब्लिक में भी निकल के आए सामने पूरा डेटा। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी को लागू करना चाहिए जिससे फैक्ट्रीज़ का वेस्ट वाटर जो है उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। पब्लिक कंसल्टेशन एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स होने चाहिए एथेनॉल प्लांट्स के, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का प्रॉपर इवोल्यूशन करें वो लोग, सस्टेनेबल एथेनॉल सोर्सेस जैसे ग्रेन बेस्ड एथेनॉल की जगह एग्रीकल्चर वेस्ट या क्रॉप रेसिड्यूज से एथेनॉल बनाने पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या है कि फूड सिक्योरिटी और वाटर कंजर्वेशन दोनों में बैलेंस रहेगा। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स, जो इंडस्ट्रीज, देखो ये तो बात एकदम 100% सही है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, भाई भाई साहब हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम क्यों पे करें? हमने जब कुछ किया नहीं, वहाँ के किसानों ने कुछ नहीं किया है, तो वो क्यों फिर भरपाई करें? तुम कर रहे हो, तुम रुपए कमा रहे हो, तुमने अपनी इंडस्ट्री लगाई है, तो तुमको ही क्रेडिट मिल रहा है, देन यू हैव टू बी पे ना। तुम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हो तो तुम ही भरो, हम क्यों भरें? जो इंडस्ट्रीज ऐसे रूल्स को वायलेट करें ना, उन पे हैवी पेनल्टीज लगानी चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाने वाले एथेनॉल प्लांट्स को इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। देखो, एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम एनर्जी सिक्योरिटी और पोल्यूशन को कम करने के लिए एक अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर पानी की इससे स्कैसिटी और पोल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसका तो एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज हो रहा है ना, प्रॉस की जगह कौन सा आ रहा है ना, तो कौन ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर बेनिफिशियल नहीं है। तो इससे गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल कंसर्न्स और इंडस्ट्रियल नीड्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि देखो आप डेवलपमेंट पे फोकस करो, या इट्स गुड, लेकिन एनवायरनमेंट पे भी आप फोकस करो ना। डेवलपमेंट डजंट मीन दैट यू हैव टू हार्म द एनवायरनमेंट। इको फ्रेंडली आप एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो ना, जिससे कि फार्मर्स, लोकल कम्युनिटीज़ और नेचर का भी ध्यान रखा जा सके। ग्रीन फ्यूचर सिर्फ एक गवर्नमेंट या एक टारगेट नहीं है, एक टारगेट आपने अचीव कर लिया अब वो नहीं है उससे रिलेटेड, बल्कि एक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए जिससे कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट कर सकें। और
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकें। इसके लैंडमार्क जजमेंट्स भी हम लोग देख लेते हैं कि देखो, सबसे पहले तो इसमें टॉप क्लास के एमसी मेहता हैं लैंडमार्क जजमेंट एनवायरनमेंट को लिखते हुए। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनका एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का जो केस है इसी में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पोल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, जिसमें जो इंडस्ट्री पोल्यूशन फैलाए उसको क्लीन अप का कॉस्ट भी देना चाहिए। एक केस था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया जाना चाहिए, जो एथेनॉल प्लांट्स पर भी लागू हो सकता है। एक राइट टू क्लीन वाटर का केस था कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1991 का केस है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लीन वाटर को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट माना जाता है। ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, और ये राइट टू क्लीन वाटर इसी की कैटेगरी में आता है। माइट बी ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में हो सकता है, आ सकता है। आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर एथेनॉल फैक्ट्रीज से वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है, तो ये जजमेंट के अगेंस्ट चला गया ना, तो ये जजमेंट के खिलाफ चला गया। और गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। इसमें इंटरजेनरेशनल इक्विटी का कंसेप्ट दिया गया, जिसमें फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी गई। अब जब आप पॉलिसीज फ्रेम करोगे ना, तो पॉलिसीज किस तरीके से यू हैव, मतलब पॉलिसीज रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए फॉर सस्टेनेबल एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के लिए। वी नीड टू बैलेंस द एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी and farmers welfare. Okay, the government must implement the stronger regulatory measures and sustainable production methods and better water management. um, the government should use the environmental regulations and pollution control by strict emission monitoring. The plants, ethanol plants should they have to be installed, it's mandatory for them that they install air pollution control devices so that they can filter acetaldehyde, formaldehyde and acrolein, and they should implement the real time pollution monitoring system, so that they should be integrated with the pollution control board for the better oversight. Okay, and they should enforce, government should enforce the zero liquid discharge policy, as we already discussed. And those industries who violate the norms and who violate the environmental guidelines, they should face and they have to pay the heavy penalties and immediate shutdowns. Reintroduce public hearings for ethanol projects. Categorization of red industries with full compliances. Okay, so that we can get the proper impact assessment of water usage and air pollution which must be included in the environmental clearances. और सबसे बड़ी बात है sustainable water management होना चाहिए. It's a sustainable water management. Ban on groundwater extraction for ethanol plants. This is not for use of groundwater extraction, is not for the industry's purpose. Okay, industries must be restricted for using the groundwater sources.
especially in the regions where the water scarcity, water is scarce. तो ऐसे रीजंस पे तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी एथेनॉल। और वैसे भी इंडिया में वाटर क्राइसिस तो आने ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाटर क्राइसिस है। लोकेशन बेस्ड वाटर पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए। एथेनॉल फैक्ट्रीज वहाँ पे अलाउ करनी चाहिए जहाँ पे वाटर सरप्लस एरिया हो। और ड्रॉट प्रोन रीजन्स में जो चीज़ें ना, they have to shift their focus to cellulosic ethanol from agriculture waste instead of grains। मैंडेटरी रिसाइकलिंग, वाटर रिसाइकलिंग पे फोकस करना चाहिए। क्लोज लूप वाटर रिसाइकलिंग पे फोकस करना चाहिए कि जिससे कि वो दे कैन मिनिमाइज द फ्रेश वाटर यूसेज एंड दे शुड adopt the to clean the sewage water, and they should use that water and focus on the recycling units of water। Sustainable agricultural practices प्रमोट करनी चाहिए। नीड टू प्रमोट द सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। दिस विल reduce the conflict between the food security and biofuel production, and provide subsidies for drought resistant crops instead of water intensive crops like sugarcane। sugarcane में water high consumption of water है। okay, so we need to provide subsidies to promote the drought resistance crops, encourage agroforestry and mixed cropping system to prevent the soil degradation, and we should avoid the over reliance on food grains for ethanol। The policy need to introduce a policy where only surplus grains are used for ethanol, ensuring food security is not be compromised। okay, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं कि वी हैव टू बी लिंक द एथेनॉल प्राइसिंग विद सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स। सब्सिडीज and subsidies for pollution control technologies, we that the factories install the advanced pollution control system, and PPP model होना चाहिए, public private partnership model for ethanol production, collaboration with the research institutions and the private firms so that they develop the low cost eco friendly ethanol production technologies, and we need to encourage the ethanol production from the waste materials rather than the grains, and special incentives for ethanol production from the biomass, municipal waste and the crop residues, which reducing the pressures on food grains, and such incentives we have to be used in our local areas also in for so this can also help to generate the employment, because municipal waste is coming from every house, every cities, and this can generate the employment and help in ethanol production। um, Strengthening the institutional and the legal framework, yeah, we need to set up independent regulatory body to oversee ethanol production, and ensuring, and they have to be ensured that they strict environmental and social impact assessment, those who pollute the environment, and they have to pay fines, and the license
the repeated violations of the rules and the regulations and guidelines, then their license must be cancelled. um, we need to make a balanced approach, ensure that ethanol blended petrol program achieve its objective without harming the environment, agriculture or public health, by implementing the strict pollution control, sustainable water usage policies, and shifting towards second generation, third generation biofuels. India can achieve energy security while protecting natural resources and livelihoods. So we can also conclude by using the quote, "Sarve bhavantu sukhina, sarve संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख bhagavate." It means may all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, and may no one suffer. Okay, this ensures the inclusivity and well-being for all, including marginalized and the rural and the local populations, by providing access to their security. Okay, thank you.